इनऑर्गेनिक का डर अब खत्म। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में बड़े ही शानदार क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। असर्शन रीजनिंग टाइप होंगे, स्टेटमेंट टाइप होंगे और मैच द कॉलम, जो एंश्योर करेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाने वाले आसान सवालों में आप ना अटके। सवाल तो बड़े आसान होते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं होती, लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कई बार बच्चे मिस आउट कर जाते हैं, जिसके चलते वो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में, ब्लॉक केमिस्ट्री में हमेशा ब्लॉक हो जाते हैं, उलझे रह जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, मैंने इसके आगे ग्रुप नंबर 13 14 और ग्रुप नंबर 15 16 बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया हुआ है, जिसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप एक छोटे से 40-45 मिनट के अंदर पूरे दोनों ही ग्रुप जो है अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। तो आज का सेशन भी वैसा ही होने वाला है, शॉर्ट एंड स्वीट बट येट वेरी इफेक्टिव, क्योंकि मोस्ट वांटेड इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी हम क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करने वाले हैं। आई एम वेरी श्योर, अगर आपने आज का मेरा लेक्चर अच्छे से सुन लिया, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिख लिए, और अगर आपने इसके ऊपर दिए हुए और 15-20 क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूं, वो अगर आपने सॉल्व कर लिए, तो आपको जरूर जरूर एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। और पी ब्लॉक आपके लिए, नीट आपके सपने के लिए कभी भी वो ब्लॉक बनने वाला नहीं है। और राइट, तो बड़ी आसान हो जाएगी आपकी इनऑर्गेनिक की जर्नी। वेलकम टू टीएसपीएच, वेलकम टू टीएसपीएच डिजिटल गुरु। Myself, Professor Parimal Patel, your chemistry mentor, and today we are discussing प्यारे प्यारे क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुप नंबर 17 एंड 18। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, मैच द कॉलम ऑफ द ओर्स। ओर्स एक बड़ा ही आसान टॉपिक है, लेकिन कई बार बच्चे इन ओर्स को अच्छे से याद नहीं करते। तो मैंने आप लोग के लिए लिस्ट बनाई हुई है, ये लिस्ट को आप याद कर लीजिए। झटपट फटाफट सारे ओर्स अंदर। कौन से ओर्स है? बोरेक्स, Na2B4O7.10H2O, उसी का भाई है कार्नाइट, सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बदल जाएगा, 4H2O। ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरिक एसिड कैरम बोर्ड वाला पाउडर, दैट इज H3BO3। देन ये वो बोरेक्स बीड, जो कि आप बोरेक्स बीड टेस्ट में यूज करते हो, इसका फॉर्मूला है Na BO2, सोडियम मेटाबोरेट। तो ये आपके ग्रुप 13 के अंदर दिए गए ओर्स हैं। ग्रुप 14 में ऐसा सच कोई ओर्स नहीं दिए गए हैं, ये आपके ग्रुप नंबर 16 में दिए गए ओर्स हैं। जिप्सम बोले तो कैल्शियम सल्फेट .2H2O, देन यू हैव जिंक ब्लेंड ZnS, कॉपर पाइराइट CuFeS2, कॉपर भी है, आयरन भी है इसमें, और पाइराइट मतलब हमेशा सल्फर आएगा। देन यू हैव एप्सम सॉल्ट, जिप्सम का भाई एप्सम, फर्क कितना है, ये कैल्शियम सल्फेट है, ये मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O है। देन यू हैव अ ग्रुप नंबर 15, चाइल्ड सॉल्ट पीटर, दैट इज NaNO3, और इंडियन इंडियन में कन्हैया फेमस है तो कानो 3। ऑलराइट, सो KNO3 इज द इंडियन सॉल्ट पीटर, NaNO3 इज अ चाइल्ड सॉल्ट पीटर। फ्लोर एपेटाइट, एपेटाइट फैमिली और में से फ्लोर एपेटाइट इज अ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है बच्चों Ca3PO4 ट्वाइस। ये Ca3PO4 ट्वाइस 3 बार, यानी कि कैल्शियम 9, फॉस्फेट 6, .CaF2, दैट इज कैल्शियम फ्लोराइड। खाली कैल्शियम फ्लोराइड रहेगा तो उसे हम कहते हैं फ्लोर स्पार। तो ये आपके ओर्स है फ्रॉम ग्रुप नंबर 15। देन यू हैव फ्रॉम ग्रुप नंबर 17, फ्लोर स्पार अगेन CaF2, cryolite, that is Na3AlF6। देन यू हैव अ फ्लोर एपेटाइट अगेन, दैट्स द सेम वन। ऑलराइट, खाली इसको लिखने का तरीका अलग है, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। एंड देन यू हैव अ कार्नालाइट, कार्नालाइट इज KCl.Mgcl2.6H2O। तो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी के अंदर दिए गए ये वाले ओर्स अक्सर बच्चे इग्नोर करते हैं और मैथ्स द कॉलम जैसे क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो आप ये भूल मत करिएगा, इनको आप जरूर से याद कर लीजिए। अरे देख क्या रहे हो, फोटो खींच लो। हाँ, ये एग्जाम के दिन आपको रिवीजन में काम लगेगा। एग्जाम के दिन बोले तो 2 दिन पहले। हाँ हाँ, ऑलराइट। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइए। ऑफ कोर्स सर, फ्लोर स्पार इज CaF2, देन यू हैव अ क्रायोलाइट, क्रायोलाइट इज Na3AlF6, floor apatite, that is this calcium phosphate, or carnallite is a KCl.Mgcl2.6H2O. So this should be the final answer for the given question. Easy. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज
द कॉमन प्रॉपर्टीज, ग्रुप नंबर 17 बाकी ग्रुप्स की तरह एज यू गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, आयोनिक साइज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगी, बराबर है। कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे एक्सेप्शन आता है और वो है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, बराबर है। जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे पीरियड में ग्रुप नंबर 17 वाले बंदे सबसे ज्यादा छोटे होते हैं। दूसरी बात, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 17 नंबर वालों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटे हैं। तीसरी बात, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक होंगे, और ये लोग इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए बावले उतावले हो रखे हैं। मतलब उनको तो क्या, एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है। हैंस उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगभग -300 -350 की रेंज में होती है। ठीक है, और तो इतनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट करते हैं, इसका मतलब ये लोग इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत उतावले हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। ऑलराइट, अब अगर मैं ग्रुप में बात करूं तो ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा छोटा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा है। इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, सो सबसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू फ्लोरीन का होना चाहिए था, बट ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन महसूस होता है, और यहां आ जाता है एक्सेप्शन, जो मैंने मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर में भी आपको बहुत अच्छे से याद करवा दिया था। सो एक्चुअल ट्रेंड वाज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ओके, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन फ्लोरीन अपनी जगह छोड़ के यहां पर आ गया, बराबर है। गौरतलब है कि यही चीज ग्रुप नंबर 16 में भी हुई थी। ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, ऑलराइट, बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव, बट ऑक्सीजन भी अपनी छोटी साइज की वजह से पीछे आ गया था। लेकिन वो कहाँ पीछे आया था? बोला सबसे पीछे आ गया था। ऑलराइट, सो दैट वाज अबाउट ग्रुप नंबर 16, दिस इज अबाउट ग्रुप नंबर 17। प्रश्न ये था कि कौन से ट्रेंड में इरेगुलरिटी है, तो बोला किसी भी ट्रेंड में इरेगुलरिटी नहीं है, सिर्फ एक आपका है ये, दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बाकी कोवेलेंट रेडियस आयोनिक रेडियस में कोई पंगा नहीं है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी कोई पंगा नहीं है। सो हियर बी ओनली वुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। है ना आसान बच्चों? जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर के सारे ट्रेंड याद कर लिए ना, सारे ट्रेंड एक साथ मैंने याद करवा दिए हैं बच्चों, उसको जरूर आप देख लीजिएगा अगर आपका पेंडिंग हो। एनसीईआरटी की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी लाइंस कवर हो जाएगी उसमें। नेक्स्ट, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, अभी देखिए ये बात तो सही है, फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हालांकि हमने यहाँ पर एक चीज देखी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मुकाबले क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है ना? अभी अभी हम लोग ने एक्सेप्शन पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए बावला उतावला क्लोरीन है, फ्लोरीन तो है ही लेकिन वो थोड़ा सा पीछे हो गया। तब फिर फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हुआ? तो उसके लिए आपको यहां कंसिडर करना होगा एनसीईआरटी का ये प्यारा सा सीक्वेंस, कि कोई हेलोजन, कोई भी हेलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, मतलब सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेता है। तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेना नहीं है, तीन चीजें इन्वॉल्व है। सबसे पहला स्टेप होता है डिसोसिएशन होना। ऑलराइट, मतलब डिसोसिएशन होना मतलब उसको आप तोड़ देते हो, X2 को तोड़ करके X बना देते हो, यानी कि यहां पर क्या इन्वॉल्व है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ऑलराइट, तो अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना बड़ा आसान है एज कंपेयर टू क्लोरीन। ऑलराइट, क्लोरीन के मुकाबले फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान है, कम एनर्जी में टूट जाता है फ्लोरीन। ऑलराइट, फिर आगे बात आती है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो है क्लोरीन जीत जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कौन जीता? फ्लोरीन जीता। सेकंड स्टेप में कौन जीत रहा है? क्लोरीन जीत रहा है। लेकिन अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करूं, दैट इज हाइड्रेशन, तो ध्यान रहे, हाइड्रेशन मतलब वाटर के साथ में जुड़ जाना। कोई भी आयन, चाहे कटायन हो या अनायन, जितना छोटा रहेगा
उतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। ऑलवेज रिमेंबर, स्मॉलर द कटायन, स्मॉलर द अनायन, मोर विल बी द हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी। मतलब फ्लोराइड की साइज सबसे छोटी है एंड हेंस उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, मतलब एनर्जी लिबरेटेड बहुत ज्यादा है। इसका मतलब फ्लोराइड का फॉर्मेशन विल बी मोर फेवरेबल कंपेयर्ड टू क्लोराइड का फॉर्मेशन, विच मेक्स फ्लोरीन अ बेटर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किन वजह से बना है? बोला एक तो कम खर्चे में बॉन्ड तोड़ देता है, ऊपर से हाइड्रेशन के वक्त लिबरेट बहुत ज्यादा करता है, एंड दिस मेक्स द फ्लोरीन द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑलराइट, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो ध्यान रहे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस इज द ट्रेंड। ओके, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ये ट्रेंड है, का जो नॉर्मल ट्रेंड है। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शन आया था, फिर भी इस ट्रेंड में एक्सेप्शन नहीं है। साथ में बच्चों ये भी ध्यान रखो, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ा है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनकी एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो फ्लोरीन की एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहेगी, एंड देन इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ऑलराइट, सो दिस इज द ऑल फोर आर पॉजिटिव, मतलब चारों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन फ्लोरीन इसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो लेट्स चेक आउट हियर, क्या बोल रहा है? एफ एफ बॉन्ड हैज अ लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, बिल्कुल सही रीजन है, कम खर्चे में बॉन्ड तोड़ देता है। सेकंड बोल रहा है फ्लोराइड आयन हैज अ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, परफेक्ट रीजन, छोटा होने की वजह से उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। ऑलराइट, देन क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। ये तो गलत है ना, बराबर है। ये देखिए, ये बात सही है, बट ये उसका रीजन नहीं है। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर होने का क्या कारण है, तो उसमें ये दो कारण है, बराबर, आसानी से बॉन्ड तोड़ना और हाइड्रेशन एंथैल्पी का ज्यादा होना। ये दो उसके डायरेक्ट रीजन है। बाकी ये ठीक है, इनडायरेक्टली ये पॉइंट भी इन्वॉल्व है। वैसे तो इनडायरेक्टली फोर्थ पॉइंट भी इन्वॉल्व है कि फ्लोरीन हैज अ वेरी स्मॉल साइज। स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट दोनों ही सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लोरीन हैज अ वेरी स्मॉल साइज। बट हम यहाँ पर फ्लोरीन गैस मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भी ये ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा क्यों हुआ। तो दो ही चीज है, आसानी से बॉन्ड टूट जाता है, और दूसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। ऑलराइट, और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा के पीछे फ्लोराइड की साइज रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन जो लिखा है आपका, उसका कोई इसमें लेना देना नहीं है। तो यहां पर हम कहेंगे ए एंड बी जो है, बराबर, ए एंड बी जो है ये सबसे बेस्ट चॉइस है। और साथ ही में आपके पास में ए बी डी नाम का कोई ऑप्शन है भी नहीं, बराबर, शायद ए बी डी होता ऑप्शन में, तब यहां पर एक एम्बिग्यूटी क्रिएट हो सकती थी, क्योंकि हाइड्रेशन के पीछे साइज जिम्मेदार होती है। बट प्रिसाइसली स्पीकिंग वो साइज फ्लोराइड के बारे में चर्चा हो रही थी, ना कि फ्लोरीन के बारे में सच। तो अंतर क्या है सर? फ्लोरीन मतलब एफ फ्लोरीन, F2 या एफ एटम ज्यादा से ज्यादा, लेकिन फ्लोराइड मतलब एफ माइनस, और हाइड्रेशन एफ माइनस का चल रहा था, तो बात उसकी चल रही थी। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। बट द सेम टाइम निर्विवाद, यहाँ पर कोई भी दो बेस्ट रीजन कौन से है, तो यही दो रीजन सबसे बेस्ट, एंड हेंस दिस शुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट और आगे बढ़ू इसके पहले मैं आपको यहाँ पर एक और बात क्लियर करना चाहता हूं। वैसे हमने हमेशा पढ़ा है बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा उतना उसको तोड़ना आसान होता है। मतलब मैं अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करूं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ध्यानपूर्वक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, बराबर, मैं बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर रहा हूं, तोड़ने की बात कर रहा हूं। आप इसको एटॉमाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हो, डायटोमिक स्पीशीज है इसलिए। तो बॉन्ड तोड़ने में जिसका बॉन्ड सबसे बड़ा रहेगा वो आसानी से टूट जाएगा। तो सबसे आसानी से कौन टूटेगा? बोला सर I2, बिल्कुल सही। I2 से ज्यादा खर्चा ब्रोमीन का, उससे ज्यादा खर्चा क्लोरीन का, उससे ज्यादा खर्चा फ्लोरीन का होना चाहिए था। लेकिन अगेन यहां पर एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, बराबर सर, फिर ये एक्सेप्शन, हाँ दो ही तो एक्सेप्शन आए। एक तो आपका एक्सेप्शन आया था किधर? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, वहां फ्लोरीन जो वो क्लोरीन के पीछे गया था। अब मैं आपको बता रहा हूं बॉन्ड एंथैल्पी के अंदर भी एक्सेप्शन है, और ये फ्लोरीन यहां चला जाता है। दैट इज द करेक्ट ट्रेंड इज क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन।
तो फ्लोरीन यहां पर आता है इन द केस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। हमने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना आसान है, जबकि लॉजिकली देखो तो छोटे बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होना चाहिए था। बट अगेन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण एफ एफ बॉन्ड टूट जाता है आसानी से, और रिपल्शन बहुत ज्यादा है करके बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक, तो इसके लिए F2 पीछे आ गया। तो एनसीईआरटी का ये ट्रेंड भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए होपफुली इसको आपने नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द हाइड्राइड्स। बच्चों हाइड्राइड्स के बारे में हमारी विशेष चर्चा प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हो चुकी है। जो बच्चे नए हैं इसको पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, सीधी सी बात है, जिसका वजन ज्यादा रहेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये सबसे ज्यादा है, फिर HBr के लिए कम है क्योंकि HBr का वजन कम है, HCl का वजन कम है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ये कम होते जा रहा है। और HF का सबसे कम होना चाहिए था, HF का सबसे कम होना चाहिए था, बट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब में सबसे छोटा होने के बाद भी, सबसे हल्का होने के बाद भी इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। ऑलराइट, सो सिंपल टू रिमेंबर, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के लिए दो ही फंडा है। फंडा नंबर वन, वजन, वजन ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। दूसरा, भले हल्का है पर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। सो दीज टू आर आल्सो द इंपॉर्टेंट ट्रेंड। देन कमिंग टू द बॉन्ड एंथैल्पी, यहाँ कोई पंगा नहीं है, बॉन्ड जितना छोटा रहेगा तोड़ना मुश्किल है, लेकिन बॉन्ड बड़ा रहेगा तो तोड़ना आसान है। तो HI के बॉन्ड को तोड़ना आसान है, देन HF, HBr, HCl एंड HF को सबसे कम एनर्जी। ऑलराइट, तो इस तरह से आप देखोगे, इस तरह से आप देखोगे कि सॉरी, HF को सबसे ज्यादा एनर्जी लगी, फिर कम एनर्जी, फिर कम एनर्जी, फिर कम एनर्जी, बॉन्ड लेंथ बढ़ते जा रहा है, तोड़ना आसान होते जा रहा है। देखिए HX में कोई एक्सेप्शन नहीं आया है, जो बॉन्ड एंथैल्पी का एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था वो X2 के लिए बोले तो, है ना, बोले तो इसके लिए बताया था, यहां पर है ना HF, HBr, HI में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं, देयर आर नो एक्सेप्शंस। ओके, तो जबरदस्ती एक्सेप्शन मत डाल देना यहाँ पर। हाँ, तो ये चीज है। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि अगर ये सबसे आसानी से बॉन्ड तोड़ रहा है, मतलब ये आसानी से H+ देगा, मतलब ये स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ, बिल्कुल सही। एसिड स्ट्रॉन्गर है तो के वैल्यू हाई रहेगा, पीके वैल्यू सबसे कम रहेगा। तो आप देख लीजिए पीके वैल्यू इसका सबसे कम है, -10। ऑलराइट, तो ये ट्रेंड हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में भी, आज वापस रिकैप करवा दिए। एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, HF से ज्यादा HCl, HCl से ज्यादा HBr, और HBr से ज्यादा HI, बिल्कुल सही ऑर्डर यहाँ पर दिया है। ये सिंगल डबल इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, कोई एग्जामिनर उस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा को सिंगल आना चाहिए था कि डबल, ऐसा नहीं पूछेगा। हाँ, जनरल ट्रेंड आपको समझ में आना चाहिए, एसिडिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। Statement 2, as the size of the element increases down the groove, bond strength of HI decreases and so that the strength increases। बिल्कुल सही, अगर ये असर्शन रीजन होता तो असर्शन भी सही होता, रीजन भी सही होता, और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही हो जाता। सो अभी आपको इसके लिए क्या बोलना है, एज ऑफ नाउ तो स्टेटमेंट्स है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू शुड बी द फाइनल आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। Which of the following are not in accordance with the property mentioned? ऑक्सीडाइजिंग पावर बिल्कुल सही दिया, हमने अभी भी डिस्कस किया। Mi, Mbr, Mcl, Mf आयोनिक कैरेक्टर, गलत। ऑलवेज रिमेंबर फ्लोराइड्स आर मोर आयोनिक देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन आयोडाइड। ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा नेगेटिव बंदा फ्लोरीन है, तो उसके कंपाउंड सबसे ज्यादा आयोनिक होने चाहिए थे। Mcl कम आयोनिक, Mbr कम आयोनिक, Mi सबसे कम आयोनिक होना चाहिए था। ऑलराइट, तो ये ट्रेंड यहां पर गलत दिया है। नेक्स्ट दिया है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, गलत। फ्लोरीन की पोजीशन बॉन्ड डिसोसिएशन के केस में यहां पर आ जाती है, तो ये ट्रेंड भी यहां पर गलत दिया है। नेक्स्ट है HI, HBr, HCl, HF, हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही। HF जो है वो सबसे छोटा है, मैंने आपको बताया कि जितना छोटा एटम रहेगा उतना बॉन्ड छोटा रहेगा, और बॉन्ड छोटा रहेगा तो तोड़ना मुश्किल हो जाता है, बड़े बॉन्ड्स को तोड़ना आसान होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये वाला ऑर्डर बिल्कुल सही दिया है। तो 1 and 4 आर द करेक्ट ऑर्डर, 1 and 4। प्रश्न क्या था, नॉट करेक्ट ढूंढना है, तो 2 and 3 शुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
आई होप आपको ग्रुप 17 की चीजें समझ में आई। अब अपन फट से ऑक्साइड्स और हलाइड्स ऑफ ग्रुप 17 पे क्वेश्चन ले लेते हैं। सारे ही मजेदार इंपॉर्टेंट टॉपिक में इस लेक्चर के अंदर कवर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, सो दैट आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाए बिफोर योर नीट 2026। ऑलराइट, सो क्या बोल रहे हैं आपको ये स्टेटमेंट, क्लोरीन कैन इजीली कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड एंड द प्रोडक्ट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सप्लोड। बिल्कुल सही, क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बड़ी आसानी से जुड़ भी जाता है और आसानी से वो टूट भी जाता है। ठीक है, मतलब उनके कंपाउंड जो इजीली एक्सप्लोड करते हैं। ये एनसीईआरटी का एज इट इज लाइन है, नहीं पता तो अभी याद रख लो। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड विद द रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हेलोजन। आपको किसी भी ग्रुप की हमने स्टडी की, चाहे वो हम लोग ग्रुप 13 14 15, तो हम लोग कौन सी स्टडी करते हैं? रिएक्शन विद द ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद द हेलोजन। तो ये बिल्कुल सही है कि किन्हीं किसी की भी केमिकल रिएक्टिविटी को स्टडी करने के लिए उनकी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन और रिएक्टिविटी विद हेलोजन चेक की जाती है। सो यहाँ पर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, शुड बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट, now these pointers are important. The next two question that we are discussing is on the oxides of halogen. थोड़ा सा ये टॉपिक वैसा है कि जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, अगर नहीं आपने पढ़ी चिंता मास्तु, दो क्वेश्चन मैंने इतने मजेदार बनाए हैं कि आप उस सारी इंफॉर्मेशन को याद कर पाएंगे। हियर अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेट, इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक फैक्टर leads to the general decreasing order of oxide stability in the halogenous IBrCl। ये ऑर्डर गलत है, बराबर, ये ऑर्डर गलत है। यहां पर हम लोग एक एनोमलस चीज देखते हैं कि आयोडीन के ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर लॉजिकली ब्रोमीन आना चाहिए था, बट हमने देखा है ड्यू टू मिडल रो एनोमली, मिडल रो एनोमली, मिडल रो एनोमली, इसमें अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बराबर है, उसमें है डीएफ की शील्डिंग और वो सब चीजें हैं, उसको गोली मारो। एनसीईआरटी का वर्ड याद रखो, मिडल रो एनोमली के चलते ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स हैं, ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स हैं, इसकी स्टेबिलिटी जो है पीछे आ गई, सबसे लीस्ट स्टेबल हो गए। पूरा स्टेटमेंट सही है, सिर्फ फाइनल ऑर्डर जो वो आईबीआर, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं होना चाहिए था। ओके, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं होना चाहिए था, मतलब आयोडीन के सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर उसके बाद क्लोरीन है और फिर पीछे ब्रोमीन है। ठीक है, सो यहां पर ये चीज अपने को दी हुई है। आगे बोला है हायर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन, मतलब आयोडीन का सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? बोला दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड। देखिए आयोडीन और ऑक्सीजन ये पीरियोडिक टेबल में दूर दूर है, ऑक्सीजन ऊपर है और आयोडीन बहुत नीचे है। जितने बच्चों जितने ये लोग दूर दूर होते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब डिफरेंस आता है तो कंपाउंड स्टेबल बनता है। जैसे आप जानते हो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो उसी लॉजिक के हिसाब से तो सर ब्रोमीन आगे आना चाहिए था, सही बात है आना चाहिए था, लेकिन नहीं आता है वो। ठीक है, और क्यों, उसका रीजन क्या दिया है? एनसीईआरटी में दिया हुआ रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, मिडल रो एनोमली। राइट नाउ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट, in the case of chlorine, multiple bond formation can take place due to the availability of d orbital। बिल्कुल सही है। अगर मैं क्लोरीन का एक फेमस ऑक्साइड है Cl2O7 की अगर बात करूं, तो इसका स्ट्रक्चर सेम लाइक Mn2O7, जो आपने डीएफ ब्लॉक में देखा है, Mn2O7 ग्रीन ऑयल, है ना, बिल्कुल उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर है। और यहाँ आप देख पा रहे हो कि इतने सारे पाई बॉन्ड इसने बनाए हैं। तो क्लोरीन जो है उसके हायर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी का कारण क्या है? तो बोला उसने पाई बॉन्ड बनाए हैं। तो क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड बना सकता है, तो अच्छी बात है बनाए, इसके लिए स्टेबल वाला कंपाउंड बनाता है। आगे, लोअर ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द हायर। ये अपने आप में ही गलत हो गया ना, मैंने अभी अभी बताया क्लोरीन का पावर क्या है, अरे अभी तो बताया इतने सारे पाई बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, इतने सारे बॉन्ड बना रहे, बॉन्ड बना रहे, जितना बंधन ज्यादा रहेगा उतना स्टेबल रहेगा। अब ये बोल रहा है कि कम वाले स्टेबल रहेंगे, तो ये बात तो गलत हो गई भैया, कम वाले स्टेबल नहीं होते, हायर ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल देन द लोअर ऑक्साइड। ठीक है, तो हायर ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल ये होना चाहिए था, तो डी भी गलत है, और ए भी मैंने आपको बताया कि इधर ब्रोमीन पीछे आ जाता है, तो ए भी गलत डी भी गलत, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया।
चिंता मत करिए, अगर आप लोग के लिए नया था तो इस इंफॉर्मेशन को आप जॉट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी ऑक्साइड के ऊपर ही ले रहा हूं मैं, बराबर, लेकिन ये सॉल्व करने से पहले एक बार एनसीईआरटी के ये 4 लाइन को हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है एनसीईआरटी? O2F2 के ऑक्साइड्स जो हैं वो प्लूटोनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होते हैं एज अ PuF6। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट होता है ना, वहां पर प्लूटोनियम यूज होता है। प्लूटोनियम बहुत महंगा है, तो हम चाहते हैं प्लूटोनियम को खींच ले वापस, तो उसके लिए हम लोग डालते हैं O2F2। O2F2 प्लूटोनियम को PuF6 बना करके प्रेसिपिटेट करा देता है, जिससे उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा, क्लोरीन के यहाँ पर देखो अपने को 4 ऑक्साइड दे रखे हैं, चारों ऑक्साइड याद कर लीजिए, Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, बराबर, आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बिल्कुल सही। दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे टेंड टू एक्सप्लोड, ये भी सही है क्योंकि रिएक्टिव है, इसके लिए एक्सप्लोड हो जाता है, बॉन्ड तोड़ देता है वो। और जब बॉन्ड तोड़ेगा, बराबर है, तो डेफिनेटली मतलब रिएक्शन तो वायलेंटली ही होने वाला है। ClO2 इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन द पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब एक ब्लीचिंग एक्शन, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है, तो इट्स अ ब्लीचिंग मटेरियल। देन ब्रोमीन के ऑक्साइड जो है, यहां पर देखो इसके ऑक्साइड छोटे हैं, क्लोरीन के ऑक्साइड ज्यादा है। ओके, तो ब्रोमीन के जो ऑक्साइड है दे आर द लीस्ट स्टेबल, एनसीईआरटी लाइन, दे आर द लीस्ट स्टेबल ड्यू टू मिडल रॉ अनोमली एंड एग्जिस्ट ओनली एट अ लो टेम्परेचर्स, बराबर है, लो टेम्परेचर, माइनस में टेम्परेचर रहेगा तो ही वो एग्जिस्ट करेंगे। हायर टेम्परेचर तो बिल्कुल ये तोड़ टूट जाएगा और ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, ठीक है, एंड ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, इसीलिए दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट आती है बात आयोडीन की, तो आयोडीन के यहाँ पर ऑक्साइड दे रखे हैं I2O4, I2O5, I2O7। दे आर इनसॉल्युबल सॉलिड्स एंड आर डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, मतलब गर्म करेंगे तब डिकम्पोज होंगे। ये तो पड़े पड़े टूट जा रहे हैं, बराबर, ये भी एक्सप्लोड हो रहे हैं, बराबर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ फिर? सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ आपका आयोडीन के ऑक्साइड, बिकॉज दे विल डिकम्पोज ओनली ऑन हीटिंग। I2O5 is used as an oxidizing agent and in the estimation of carbon monoxide, बराबर, जिन बच्चों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा है उनको मालूम है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लास्ट में ऑक्सीजन एस्टिमेशन के लिए I2O5 की बात आती है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो चिंता मत कीजिए, नहीं याद है तो भी चिंता मत कीजिए, और सिर्फ अभी याद रख लीजिए कि I2O5 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज यूज्ड फॉर estimation of carbon monoxide. All right, so that's about the importance of oxide. Now coming to this question, I'm sure you will be able to crack this question very easily. पहला स्टेटमेंट अपने को क्या ढूंढना है, करेक्ट कौन कौन है, ठीक है। O2F2 oxidizes plutonium to PuF6 and removing plutonium, very true. ClO2 is used as a bleaching agent, very true. Bromine oxides are very powerful oxidizing agent, yes, because they are unstable, they are very powerful. I2O5 is a good oxidizing agent and used in the estimation of carbon monoxide, बिल्कुल सही। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का एस्टिमेशन कैसे करता है, क्या है, वो सब की डिटेल मेथड है, पर अभी उसका जरूरत नहीं है। अभी आप इंपॉर्टेंट डेटा याद करो, बिकॉज हम बात एग्जाम पर्सपेक्टिव कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। राइट, तो चलिए हमने काफी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन ऑक्साइड के ऊपर ले लिए, अब बारी है हलाइड्स के ऊपर। राइट, सो सबसे पहला तो अपने को दिया है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर, ये सही है क्या? बिल्कुल, हम ये तीसरी बार देख रहे हैं, बिल्कुल सही ऑर्डर है, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तीसरी बार बता रहा हूँ। क्वेश्चन में दूसरी बार आया है, बड़ी आया हुआ क्वेश्चन है, पर पास्ट ईयर क्वेश्चन, तो इसके लिए आपके साथ डिस्कशन में लिया। सेकेंड स्टेटमेंट बड़ा मजेदार है, इसलिए इसको लिया है मैंने। अब सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, कोवेलेंट नेचर के ऊपर बात की गई है। बच्चों, कोवेलेंट नेचर इज डिसाइडेड बाय फजान्स रूल। अब आपको फजान्स रूल नहीं याद है तो चिंता मत करो, फजान रूल का मैं सिंपल वर्जन आपको बताता हूं कि भाई जो जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा ना उतना ज्यादा कोवेलेंट रहेगा। ज्यादा बॉन्ड इज इक्वल टू ज्यादा कोवेलेंट। इजी, फजान रूल इजी, बराबर। फिर से बोलो क्या है फजान रूल, ज्यादा बॉन्ड ज्यादा कोवेलेंट। अब मुझे बताओ कि SnCl4 और SnCl2 में कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा? बोला SnCl4 विल बी मोर कोवेलेंट देन SnCl2, इजी। फिर मुझे बताओ PbCl4 और PbCl2 में कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा? सर ज्यादा बॉन्ड वाला, बिल्कुल सही, तो PbCl4 इज मोर कोवेलेंट देन PbCl2। तीसरा,
UF4 और UF6 में कौन होना चाहिए था? सर इधर तो फ्लोरीन 6 है, इधर 4 ही है, तो ये होना चाहिए था। बिल्कुल सही। मतलब यहाँ पर ये ऑर्डर सही दिया है कि सर ये ऑर्डर गलत दिया है? बोला ये वाला गलत दिया है। ये दो सही दिया है लेकिन ये वाला गलत दिया है। ओवरऑल स्टेटमेंट को फिर आप क्या कहोगे? ऐसा थोड़ी बोलोगे आधा सच है आधा गलत है। ओवरऑल स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। रीड द स्टेटमेंट। करेक्ट ट्रेंड इन द कोवेलेंट करेक्टर ऑफ मेटल हलाइड इज दिस एंड दिस। बराबर है? बराबर। छोटा सा भी झूठ बोल दिया तो वो झूठ झूठ के बराबर हो जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो 1 और 2 में स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स शुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट, BRF5 इज द स्क्वायर पिरामिडल हलाइड्स की बात करें तो इन ये हलाइड और हलाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। बच्चों इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है इसमें, इसके अंदर हमारे पास में 4 प्रकार के इंटर हेलोजन कंपाउंड बनते हैं। बराबर, 4 प्रकार के इंटर हेलोजन कंपाउंड मोस्ट कॉमन है। इनका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए, इनका शेप निकालने आना चाहिए। और शेप में आपको कॉमनली इसका बता देता हूं। सो एक्स एक्स डैश, दो लोग हमेशा लीनियर रहेंगे। एक्स एक्स डैश 3, दिस इज गोइंग टू बी द बंटी शेप। ओके, एक्स एक्स डैश 5 इज गोइंग टू बी द स्क्वायर पिरामिडल। ऑलराइट, एंड एक्स एक्स डैश 7 इज गोइंग टू बी द पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ओके, ये आपका केमिकल बॉन्डिंग का, अगर आप शेप निकालना जानते हो तो आप उसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। सो BRF5 जो है वो डेफिनेटली ये वाली कैटेगरी में आ रहा है एंड वो स्क्वायर पिरामिडल होगा। बिल्कुल सही बोला है। IF7 जो है पेंटागोनल बाय पिरामिडल होगा। एक्स एक्स डैश 7 इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल, तो ये भी सही कह रहा है। दूसरा बोलता है इन एनी इंटर हेलोजन कंपाउंड एक्स एक्स डैश, x is large in size and x dash is a smaller size। हाँ ऑफ कोर्स ना, ऑफ कोर्स ना। जो आगे रहता है वो पॉजिटिव बंदा रहता है, पीछे रहता है वो नेगेटिव बंदा रहता है। बराबर है। सो अगर हम आप देखो ना एग्जांपल में देखो ना, BRF5 तो ब्रोमीन बड़ा है फ्लोरीन छोटा है। IF7 आयोडीन बड़ा है फ्लोरीन छोटा है। छोटा है मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा पीछे ही रहेगा ना, आगे थोड़ी ना रहेगा। ठीक है, तो इनका ये कहना कि इंटर हेलोजन के एक्स एक्स डैश में एक्स बड़ा होगा एक्स डैश छोटा होगा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है एंड हेंस बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट शुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो बच्चों हमने ग्रुप 17 के बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए। अब बारी है ग्रुप नंबर 18 की। ठीक है, अच्छा, अरे हाँ ये क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन असल में ग्रुप नंबर 17 के पुराने सिलेबस का है, लेकिन यही रिएक्शन रेडॉक्स चैप्टर के अंदर भी दिया हुआ है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको खास ध्यान में रखना। और क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन, क्लोरीन इसको अगर आप NaOH से रिएक्ट करवाओगे तो दो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। डिपेंड करता है आप कंडीशन क्या दे रहे हो। अगर आप कोल्ड कंडीशन दे रहे हो तो NaOCl और NaCl बनेगा। और अगर आप हॉट कंडीशन देंगे तो NaClO3 और NaCl बनेगा। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। और ये याद रखना चाहिए, इसके ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं। देखो JEE के अंदर भी रिसेंट के इसके अंदर देखे गए हैं। मीनिंग भले आप ऐसा समझ रहे हो कि ये तो सिलेबस में नहीं रहा, लेकिन रेडॉक्स में है तो आपके बस में जरूर है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको जरूर आप समझ के याद कर लीजिए। ऑलराइट, तो कोल्ड कंडीशन रहेगा तो NaOCl NaCl, और हॉट कंडीशन रहेगा तो NaClO3 NaCl। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ क्लोरीन +1 -1 में है, यहाँ क्लोरीन जो है आपका +5 और -1 में है। और ये वाला क्लोरीन जो है वो 0 में था, मतलब वो 0 से घट भी रहा है बढ़ भी रहा है, दिस इज डिसप्रपोर्शनेशन। ऊपर वाले में भी 0 से +1 में बढ़ गया और -1 में घट गया, ये भी डिसप्रपोर्शनेशन है। बोथ आर डिसप्रपोर्शनेशन। जब कोई एलिमेंट बढ़ता भी है घटता भी, दैट्स डिसप्रपोर्शनेशन। और आपको यहां पर एक और बात क्या समझनी है, कोल्ड कंडीशन में प्रोडक्ट अलग है, हॉट कंडीशन में प्रोडक्ट अलग है, यही मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलराइट, तो देख लीजिए यहाँ पर कोल्ड डाइल्यूट के अंदर आपको मिलेगा NaOCl और हॉट कंडीशन में आपको मिलेगा NaClO3 एंड हेंस दिस शुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन आपके रेडॉक्स से और ग्रुप नंबर 17 से। थिंक नाउ विल गो ऑन द ग्रुप नंबर 18 के प्यारे प्यारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले यही आता है कि नोबेल गैसेस कहाँ पाए जाते हैं, तो एयर में पाए जाते हैं। एयर के अंदर
आपका जो आर्गन गैस है वो 0.9% के आसपास है, सबसे ज़्यादा यही नोबेल गैस एयर में पाया जाता है। बाकी जो हीलियम, नियॉन और बाकी सब गैसेस जो बहुत कम रहते हैं। हीलियम जो है वो नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन जहाँ पर होता है वहाँ पर साथ साथ में हीलियम भी थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ ओर्स हैं, बराबर है, जैसे कि क्लेवाइट वगैरह हो गए, यूरेनियम, थोरियम के जो ओर्स होते हैं उन ओर्स के अंदर भी हीलियम गैस पाया जा सकता है। ऑलराइट, बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियर फिजन। तो जैसा कि आप पहला वाला एक रिएक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर हमने ले रखा है रेडियम। रेडियम से अपने को मिला है रेडॉन, दैट इज आरएन, और साथ में एक और एक्स मिला हुआ है। प्रश्न है कि ये एक्स पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है यानी कि हीलियम न्यूक्लियस है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो बच्चों यहाँ पर आपको मॉडर्न फिजिक्स का फंडामेंटल अप्लाई करना है। आप देखिए, आपके पास में मास 226 था, इसका मास 222 है, मतलब आपके पास डिफरेंस ऑफ मास कितना है? 4 का डिफरेंस आया। ओके, जबकि आप नंबर की अगर बात करो तो 88 का 86 हुआ, मतलब यहाँ पर 2 का डिफरेंस आया। तो मुझे बताइए, ऐसा कौन है वो बंदा एक्स जिसका नंबर 2 है और मास 4 है? तो ऑफ कोर्स दैट इज हीलियम, so it has to be the helium nucleus. That's perfectly correct. So alpha particle is a helium nucleus is a correct answer. तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर सही है। स्टेटमेंट 2, ये भी आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का लाइन है जो कहता है कि ऑर्गेनेसॉन कैसे बनाया जाता है। तो ऑर्गेनेसॉन बनाने के लिए, ऑलराइट, दिस इज नॉट यहाँ पर इसको ओ जी ऐसा रीड कीजिए, इट्स माय टाइपो एरर। हाँ, तो कैलिफोर्नियम जो आपका एलिमेंट है 249, उसके साथ में कैल्शियम बम्बार्डमेंट किया गया है, तो आपको मिलेगा ऑर्गेनेसॉन एंड वाई। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वाई पार्टिकल कौन सा है। 249 प्लस 48 मतलब लगभग 250 में 48 एरिया 297। ओके, दिस 297। यहां हम मास देख रहे हैं 294 है, सम कितना आ रहा था? 297, मतलब यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। देन अगर आप बात करो 98 और 20, सो 98 एंड 22 बिकम 118, दिस इज 118, मतलब इसका नंबर 0 है। ठीक है, तो ऐसा कौन है जिसके पास वजन तो है लेकिन नंबर नहीं है? तो दैट हैज टू बी अ न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का वजन होता नहीं है। तो इसका मतलब 03 आ रहा है ना, इसका मतलब हमारे पास में 3 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का नंबर 0 होता है, मास 1 होता है। ठीक है, नंबर 0, मास 1, 3 न्यूट्रॉन हमें यहाँ पर मिले हैं। सो Y कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स, दैट्स परफेक्टली करेक्ट। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, दिस बोथ द स्टेटमेंट्स आर sorry, not this one. Statement 1 and statement 2 both are correct, should be the final answer. बच्चों, this is the method of preparing organeson gas in the lab. तो ये भी आप जरूर याद कर लीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट। फिर क्या नोबेल गैसेस रिएक्ट करते हैं? तो नोबेल गैसेस, ऐसा मत बोलना बचपन की तरह नोबेल गैसेस डू नॉट रिएक्ट, यू हैव टू से नोबेल गैसेस हैव अ लो रिएक्टिविटी, मतलब रिएक्ट करते हैं बहुत कम करते हैं, तो हैव अ लो रिएक्टिविटी। नहीं, यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहला जो कंपाउंड था बाबा नील बार्टलेट, नील बार्टलेट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनॉन का सबसे पहला कंपाउंड बनाया था, रेड कलर का कंपाउंड बनाया था, और उसका नाम था एक्जीपीटीएफ6। एक्जी प्लस है और पीटीएफ6 माइनस है। सो एक्जीपीटीएफ6 ये फर्स्ट रेड कलर कॉम्प्लेक्स ऑफ जेनॉन नील बार्टलेट ने बनाया था, नील बार्टलेट, नील बार्टलेट। और सो स्टेटमेंट 1 जो है उनका सही है, ये बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है। नॉट ओनली दैट, जेनॉन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है O2 मॉलिक्यूल की, O2 मॉलिक्यूल की भी लगभग उतनी ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। स्मार्ट बच्चे जानते हैं O2 के पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल के अंदर। ठीक, जो एमओटी जानते हैं उनको पता है। तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ किया जा सकता है और उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगभग जेनॉन के बराबर है। तो अगर O2 रिएक्ट कर सकता है तो व्हाई नॉट जेनॉन? विद दिस क्वेश्चन नील बार्टलेट डिस्कवर्ड दिस कंपाउंड। O2 also forms the same compound, O2 plus PTF6। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पर O2 एग्जिस्ट एज अ O2 प्लस, जिसके अंदर उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो 15 हो जाते हैं। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन पे 2.5 की बॉन्ड ऑर्डर आती है। जिनको एमओटी पता है ये उनके लिए मैंने बोला है, जिनको एमओटी नहीं पता सोके आप बेसिक समझ लीजिए कि ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्या बोला है? नो ट्रू कंपाउंड्स ऑफ रेडॉन क्रिप्टॉन आर येट नोन। गलत, रेडॉन का कंपाउंड हमारी जानकारी में है, दैट इज RnF2,
बराबर। रेडॉन एक ही कंपाउंड बना है लेकिन ये बना हुआ है, बराबर। क्रिप्टॉन के भी कुछ कंपाउंड्स बने, KrF2 KrF4, लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि कंपाउंड्स मालूम ही नहीं है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये गलत है। ये स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, शुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ऑलराइट, आशा कर रहा हूं बच्चों कि आपको एनसीईआरटी के प्यारे प्यारे लाइंस जरूर अच्छे से इसके अंदर कवर होती जा रही है। आपका कॉन्फिडेंस पी ब्लॉक को लेकर के अलग लेवल का रहेगा। खाली बस दो चीजें आपको करनी है, समझना है और लिखना है, दैट इज वन थिंग। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंटर आपके पास ऑलरेडी कोई स्नैपशॉट या इस तरह की कोई चीज आपने बना रखी है तो उसके अंदर इसको वेरीफाई करते जाइए, हाईलाइट करते जाइए, याद रखिए। और दूसरा, इसके ऊपर थोड़े से और क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा आपका 15-20 मिनट लगेगा, लेकिन उसको सॉल्व जरूर कीजिएगा, दैट विल गिव यू अब अनदर बूस्ट। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो कोई छूट गए रहेंगे तो उसमें भी कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो जरूर सॉल्व करना है, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ये आपको हेल्प भी करेगा, और हेल्प कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है दिस इज हेल्पफुल। डू शेयर इट विथ योर अदर फ्रेंड्स प्रिपेयरिंग नीट एग्जामिनेशन, और ऑफ कोर्स लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है मेरे भाई। ऑलराइट, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नाउ जेनॉन के कंपाउंड दिए है और इसका हमें शेप और हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। बच्चों, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आपके केमिकल बॉन्डिंग में भी आता है, तो इसमें भी आने ही वाला है। मैंने हाफ विमका वाली मेथड सिखाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो मेरा ये वाला वीडियो जो है वो जरूर आप गो थ्रू कर लीजिए, जो मैंने लिंक में दे रखा है केमिकल बॉन्डिंग का। उसमें मैंने काफी डिटेल के अंदर एमओटी कैसे सॉल्व करना है, और हाफ विम का एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट से इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, और साथ ही में फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, ये तीनों भी मैंने इस वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा देनी है, आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उसको आप रेफर कीजिए, जिनको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता आप जल्द से जल्द उसको करिए, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग एक हाई वेटेज चैप्टर है, ठीक है। चलिए, एक्जी F6 जो है, एक्जी F6 सर्टनली आपका sp3d2 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आएगा। हाफ विम का मैं आपको करके बताता हूँ, शॉर्टकट फॉर्मूला है हाफ विम का। ओके, सो जेनॉन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोनोवेलेंट 6 है, कटायन अनायन नहीं है। 8 और 6 14/2, दैट इज 7। मेरा आंसर 7 है, मतलब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और मेरा आंसर 7 है, लेकिन जुड़ने वालों की संख्या केवल 6 है, मीनिंग यहां पर एक लोन पेयर होना चाहिए। यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू काउंट द लोन पेयर, ओके, उस पर भी सवाल आते हैं। तो at the count of 7 the shape should be pentagonal bipyramidal, but out of the pentagon one is a lone pair। अगर one lone pair है तो what is left, ऑक्टाहेड्रल बच गया। लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल लोन पेयर के बीच में आने की वजह से थोड़ा डिस्टॉर्टेड रहेगा, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इज अ करेक्ट शेप। देन यू एक्सी O3 का हाफ बीम का करते हैं। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ना यहाँ कोई मोनोवेलेंट है, ना कटायन है, ना अनायन है, तो हाफ ऑफ 8 इज द 4, एंड हेंस आंसर विल बी sp3, बराबर है। बट मेरा आंसर sp3 है तो टेट्राहेड्रल हो गया, पर जुड़ने वाले तो केवल 3 ही ऑक्सीजन है, तो रिमेनिंग क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। ध्यान रहे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो एक लोन पेयर है और बाकी 3 जो है आपका इस तरह से जुड़ा है, विच मेक्स इट अप sp3 बट अ पिरामिडल शेप। ओके, सो इट इज sp3 एंड अ पिरामिडल शेप। देन यू एक्जीओएफ4 करते हैं बच्चों। इसमें यहां पर अगेन वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और मोनोवेलेंट फ्लोरीन जो है पर 4 फ्लोरीन मोनोवेलेंट है, बराबर। ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है, मोनोवेलेंट में सिर्फ हेलोजन और हाइड्रोजन को ही गिनना है, दैट्स इट। कटायनिक अनायनिक चार्ज यहां पर नहीं है। 8 4 12/2, मेरा आंसर आ गया 6। 6 आ गया, मतलब मेरा आंसर हो गया sp3d2, बराबर है, यानी कि शेप इज गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल। बट क्योंकि मेरा आंसर 6 है, बट जुड़ने वाले सिर्फ 5 लोग हैं, 4 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन, तो मुझे एक लोन पेयर ले लेना पड़ेगा, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और ऑक्सीजन को मैंने यहां पर एक्सिस में डाल दिया, ठीक है। सो दिस मेक्स दिस स्ट्रक्चर एज अ स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, एंड ऑफ कोर्स बच गया है एक्जी F4। अगर आप एक्जी F4 करोगे तो अगेन आपका आंसर यही आएगा, 6 और sp3d2, बराबर है। लेकिन जुड़ने वाले लोग 4 है, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर हो जाते हैं, तो लोन पेयर को हमने एक्सिस में डालना है, ठीक है। ऑलराइट, सो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनार।
Alright, and hence this is shall be the final answer for the given question. Alright, I hope आप इस तरह का केमिकल बॉन्डिंग वाली चीजें कर पा रहे हैं. नहीं आता तो केमिकल बॉन्डिंग में पहले आप हाफ विम का वगैरह जरूर कीजिएगा. दैट इज अ हायर वेटेज चैप्टर. ओके, नेक्स्ट. Excuse me. Which is not true about exit O2 F2. The it has a seesaw shape. तो let us first find out इसका हाफ बीम का कर लेते हैं अपन. बराबर है. तो जेनॉन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है. मोनोवेलेंट यहाँ पर 2 है. कटायनिक अनायनिक चार्ज नहीं है. सो इस हिसाब से इसका आंसर आ गया 8 2 10. 10/2 दैट इज 5. 5 मतलब sp3d. sp3d मतलब आपका शेप आएगा ट्राइगोनल बायपिरामिडल. अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन भी है, फ्लोरीन भी है और लोन पेयर भी है. क्यों? क्योंकि मेरा आंसर आया है 5 और जुड़ने वाले लोगों की संख्या है 4. बराबर है. पहली बात तो आप ध्यान रखिए कि sp3d, sp3d2 और sp3d3 बराबर है. ये नहीं याद रखोगे तो पाप लगेगा. हाँ, बराबर. कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम लोन पेयर कहाँ डालें. तो इजी है, आपको ऐसा याद रखना है, पाप लगेगा, पाप लगेगा. sp3d, d2 और d3. sp3d में प्लेन में जाएगा लोन पेयर, sp3d2 में एक्सिस में जाएगा और ये वाले में प्लेन में जाएगा. एक्चुअली में हर जगह प्लेन होता है, लेकिन sp3d2 में प्लेन और एक्सिस वन एंड द सेम चीज हो क्योंकि ऑफ द सिमेट्री. तो जस्ट फॉर ईज ऑफ मेमोराइजिंग एंड गेटिंग द फाइनल स्ट्रक्चर, बिकॉज दैट्स व्हाट योर एम राइट नाउ. को राइट नाउ बाकी सब चीजों में नहीं उतरना है. सीधा याद रखो, पाप लगेगा नहीं याद रखोगे तो. पाप, प्लेन एक्सिस प्लेन. ओके, दिस इज काउंट ऑफ 5 6 एंड 7. ओके, तो यहां पर मेरा आंसर 5 है, मतलब मेरे को लोन पेयर को प्लेन में डालना है. तो ये तो लोन पेयर को मैंने प्लेन में डाल दिया, ये क्लियर हो गया. अब मेरे पास में बचे हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन. तो यहां पर फ्लोरीन फ्लोरीन डालू और इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन डालू, कि इन दोनों में ऑक्सीजन ऑक्सीजन और इधर फ्लोरीन फ्लोरीन. तो रूल याद रखिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टेंड टू बी इन द एक्सियल पोजीशंस. ओके, तो ज्यादा नेगेटिव बंदों को एक्सिस में डालना होगा. ठीक है, तो यहां पर मैंने फ्लोरीन फ्लोरीन को डाल दिया एंड लेट द ऑक्सीजन बी हियर. ओके, अगर आपका ये स्ट्रक्चर फाइनल आ गया है, तो लेट्स चेक. क्या ये सीसॉ है? बिल्कुल ये सीसॉ शेप है. xenon हैज अ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल. कैसे भाई? ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6. बराबर 6 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है. 7 पेयर यहां पर मुझे नजर आ रहे हैं. ये कह रहा है कि केवल 5 ही पेयर है, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है. फिर बोल रहा है ओ एक्सी ओ बॉन्ड एंगल इज 180. देखो अगर आप ऑक्सीजन को यहां डाल दोगे तो बॉन्ड एंगल 180 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा. तो ऑक्सीजन तो यहां पर है, तो बॉन्ड एंगल 180 नहीं 120 में तनिक कम रहेगा. ऑलराइट, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन. तो ये गलत हो गया. देन यू हैव एफ एक्सी एफ बॉन्ड एंगल क्लोज टू 180. बिल्कुल ये बॉन्ड एंगल नियरली 180 होगा, ये सही है. xenon has a 16 valence electron in the XeOF2. बराबर, xenon has a 16. बराबर, हमने अभी अभी पढ़ा कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 और 7 है, मीनिंग 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे. तो 16 कहना उचित नहीं है. तो बी भी गलत था, सी भी गलत था और ई भी गलत था. हमें गलत वाले स्टेटमेंट ढूंढने थे, एंड हेंस दिस शुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन question. I hope student these things are very much clear to you, and right, so I think that's very clear to you. Let's go ahead with the next one. Given below are the two statement. Noble gases have a very high boiling point. कुछ भी, वो पहले से ही तो गैस है. पर गैस में कौन होता है? जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जो बॉयल होकर ऑलरेडी उड़ चुके हैं. तो नोबेल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है. आगे बोलता है नोबेल गैसेस आर मोनो एटॉमिक. सही बात है. दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन फोर्सेस. देखो डिस्पर्जन फोर्सेस बात सही है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग वर्ड ने पूरे जो है आप में क्या बोलते हैं उसको खराब कर दिया.
बराबर, जैसे कोई बहुत अच्छा भगवान का भक्त हो लेकिन अभिमान करे तो कैसे खराब हो जाता है, उसी प्रकार से ये स्टेटमेंट पूरा सही था, लेकिन एक छोटी सी गलती बराबर यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन फोर्सेस, ये गलत है। ये डिस्पर्जन फोर्सेस बहुत ही वीक रहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस दे आर लिक्विफाइड एट अ वेरी लो टेम्परेचर, hence they have a very high boiling point। गलत, they do not have a high boiling point। ओके, सो यहाँ पर जो है दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हो जाते हैं। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, बराबर है। सारे ही गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप जरूर एक बार कर लीजिएगा। अब अंतिम चरण की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज यूजेस। प्यारे बच्चों, हर गैसेस का प्यारा प्यारा यूजेस दिया है एनसीईआरटी में, एक बार जरूर पढ़िएगा। क्रिप्टन जो है आपका, क्रिप्टन जो है इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सिग्नल्स, है ना। एयरपोर्ट के जो रनवे होता है ना, वहां पर छोटी छोटी बत्ती जली रहती हैं, दैट दोज लाइट्स यूजेस क्रिप्टन गैस। आर्गन जो आपके नॉर्मल जो बल्ब रहते हैं उसके अंदर यूज होता है, और वेल्डिंग के लिए भी यूज होता है। यस, सो इट इज राइट, आर्गन इज यूज्ड फॉर यू नो वेल्डिंग पर्पस, इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के लिए। नियॉन जो है वो नियॉन भी लाइट्स बनाता है टीवी वगैरह के अंदर, स्पार्क प्लग, वार्निंग सिग्नल, बराबर। इसके अलावा और भी आपके डेकोरेटिव लाइट्स होते हैं वहां पर, नियॉन लाइट यूज होते हैं। देन जेनॉन जो है वो स्पेशल पर्पस आपके यहाँ पर लैब डिटेक्शन ऑफ मिजॉन्स एंड गैमा फोटॉन्स, उसके लिए यूज होता है। अब मिजॉन्स क्या है, पायोन्स क्या है, वो सब में फिलहाल मत जाओ, मुद्दे की बात। अलग अलग गैसेस के जो यूजेस है वो आपको याद करने हैं, सो दैट आप इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर सको। राइट, एंड नाउ अगले अंतिम चरण की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ Xzf4 लीड्स टू द रेडॉक्स रिएक्शन। बिल्कुल सही, Xzf4 का हाइड्रोलिसिस। बच्चों, जेनॉन के फ्लोराइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब एक्सी जेनॉन को फ्लोरीन से आप ट्रीट करोगे, ठीक है, तो इसका Xzf2 भी बन सकता है, Xzf4 भी बन सकता है, Xzf6 भी बन सकता है, लेकिन तीनों में कंडीशन अलग अलग है। तीनों में आपको जो है टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाना है। वेरी हाई टेम्परेचर वेरी हाई प्रेशर, देन Xzf6 बनेगा। लोअर रहेगा तो Xzf4 बनेगा, एकदम कम टेम्परेचर प्रेशर रहेगा तो आपको Xzf2 मिलेगा। साथ ही में फ्लोरीन की मात्रा का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, फ्लोरीन जितना अधिक होगा उतना आपको Xzf6 की तरफ प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब क्या ये कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं, बोला नहीं। अगर आप इनको अंदर पानी डाल दोगे तो ये लोग हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, सीधी बात है। तो इसमें राइट नाउ जो करंटली हमें सवाल पूछा है वो Xzf4 के हाइड्रोलिसिस को लेकर के हैं। ऑलराइट, तो बच्चों याद रखो, Xzf4 का देखो मैंने यहाँ पर हाइड्रोलिसिस आपके लिए लिखा हुआ है। ऑलराइट, Xzf4 में अगर आपने पानी फेर दिया, ऑलराइट, Xzf4 में यदि आपने पानी फेर दिया तो आपको मिलेगा XzO3, साथ में जेनॉन भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, और ऑफ कोर्स फ्लोरीन एज अ वेरी हाई अफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, तो वो तो हमेशा HF ही बनाएगा। ऑलराइट, HF ही बनाएगा। अब जेनॉन को देखो, यहां पर पहले वो +4 में था, अब यहां पर वो +6 और 0 में आ गया, मतलब ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, बोले सर दोनों हो रहा है, मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन है। एंड अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। सो इनका ये कहना कि हाइड्रोलिसिस ऑफ Xf4 इज अ रेडॉक्स रिएक्शन परफेक्टली सही है। दूसरा, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ Xef4 आर XeOF4 XeOF2। आपके सामने देख लीजिए, है क्या XeO4 XeF2? नहीं है, मतलब ये आपका स्टेटमेंट गलत है, बराबर है। अच्छा, अगर आप Xef4 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी करवाते, पार्शियल मतलब क्या है कि चार में से दो फ्लोरीन चले गए, दो फ्लोरीन बच गए। अब एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है तो दो फ्लोरीन दो बॉन्ड बनाते हैं, बट एक ऑक्सीजन तो दो दो बॉन्ड बना सकता है, एंड हेंस जब दो फ्लोरीन जाते हैं तो उसकी जगह एक ऑक्सीजन लेता है, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म शुड बी XeOF2। अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते तो भी XeOF2 बनता, जबकि ये तो लिख रहा है XeO2F2, तो ये तो गलत ही है, ये वाला भी गलत है, एंड हेंस ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत हो गया। इस रिएक्शन को जरूर याद कर लीजिएगा। Xef4 का हाइड्रोलिसिस करने पर तीनों मिलता है, XeO3, जेनॉन एंड ऑक्सीजन अलग हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहां पर आंसर क्या हुआ, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट। राइट, सो नेक्स्ट थिंग इट्स पूर्णम भवतु। राइट, तो इसको अच्छे से पढ़िए और खूब आगे बढ़िए,
और जैसे मैंने कहा, आपके टेलीग्राम चैनल की लिंक यहाँ पर दे रखी है, उसके अंदर आप ज्वाइन हो जाइएगा अगर नहीं है तो। और आपको सारे ही जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसके अंदर मिलते रहेंगे। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस सेशन वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।